Problem number 11.1. What is the magnitude of force of attraction between an iron molecule bearing charge equal to 26 E and its innermost electron if the distance between them is 1 into 10 to the power minus 12 meters? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा थ्योरी का सेक्शन कंप्लीट हो गया। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज चार प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दें। तो प्रॉब्लम नंबर 11.1 जो गिवन है उसमें आयरन न्यूक्लियस दिया हुआ है। आयरन न्यूक्लियस के अंदर 27 प्रोटॉन्स होते हैं, यानी 27 ई हम कह सकते हैं, उसके अंदर चार्जेस हैं। और पूछा यह गया है कि इसका जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसके और इसके बीच का जो फोर्स है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो इसका डेटा हम लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स। तो डेटा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस 26 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, 26 ई, 26 प्रोटॉन है इसके अंदर, आयरन के अंदर न्यूक्लियस में। तो 26 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स, तो ये इसका बनता है 41.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स। ये न्यूक्लियस के अंदर चार्ज आ गया। तो हमारे पास एक चार्ज, इसको हम Q1 कह सकते हैं। ये है, सपोज कि ये Q1 है और ये चार्ज Q2 है। तो इस तरह से सेपरेशन फर्स्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर्स। और के की वैल्यू कूलम्स कांस्टेंट 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्स स्क्वायर। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो हमने फाइंड क्या करना है, एफ जो कूलम्बिक फोर्स है वो फाइंड करनी है। ये इसका हमें पता नहीं है। इसका फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जस्ट इनके अंदर वैल्यूज प्लग इन करते हैं। F इज इक्वल टू, ये है K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और जो 26 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, उसके उनके ऊपर चार्ज है 41.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स। और डिस्टेंस है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, तो उसका स्क्वायर होगा। तो आगे चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। F इज इक्वल टू, अगर इसको आप सॉल्व करें तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। 5.99 10 टू पावर माइनस 3, 5.99 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन्स। तो ये फोर्स 5.99 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन्स बनती है। न्यूक्लियस और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बीच। Problem number 11.2. Charges 2 microcoulomb, 3 microcoulombs and 4 microcoulombs are placed in air at the vertices of an equilateral triangle of sides 10 cm. What is the magnitude of resultant force acting on 4 microcoulomb charge? चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 है। उसमें 3 चार्जेस दिए हुए हैं, Q1 Q2 और Q3। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके तीनों वर्टिसेस के ऊपर ये चार्ज लाई कर रहे हैं। Q1 की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम्स है,
Q1 2 माइक्रोकूलम्स है, जबकि Q2 जो है वो 3 माइक्रोकूलम है, और Q3 है 4 माइक्रोकूलम्स। तो इनका जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है आपस में। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर जगह से डिस्टेंस एक ही जैसा होगा, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। तो पूछ ये रहा है कि ये जो Q3 है 4 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है? Q2। तो बात यह है कि Q1 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और Q2 भी इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो दोनों की फोर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो हम पहले फोर्स फाइंड कर लेते हैं, फिर उनका हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे और उनको कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। जब दो फोर्सेस एक पॉइंट पर अगर एक्ट कर रही हों तो फिर हम उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर हमें पता हो तो उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐड कर देते हैं। बाद में हम उसका फिर मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, रिजल्टेंट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो इसी तरह हम करेंगे। अभी इन दोनों फोर्सेस को पहले फाइंड करेंगे, और हमें ये एंगल पता है, ये चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हर एंगल 60 डिग्री का होगा। ये वाला भी 60 डिग्री का ही एंगल होगा। अगर हम इसको यूं एक्सटेंड कर दें तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, और इसको अगर यूं एक्सटेंड करें तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अभी हम इन दोनों वेक्टर्स जो हैं फोर्स के, इनको हम अगर रिजॉल्व करें तो ये इस तरह से बनेगा। ये इसका ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F1 है, और ये वाली फोर्स F2 है। ये F1 साइन 60 डिग्री है, और ये इसका ये वाला जो कंपोनेंट है वो F1 कॉस 60 डिग्री है, जबकि इसका ये जो कंपोनेंट है ये F2 साइन 60 डिग्री है, और ये हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट इसका बन रहा है ये F2 कॉस 60 डिग्री है। तो ये हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम F1 और F2 फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर इनके Fx और Fy, F1y F1x और F2y F2x दोनों फाइंड करेंगे। F1 फोर्स पहले फाइंड कर लेते हैं। F1 फोर्स क्या होगी? Q3 Q1 के Q3 Q1 अपान R स्क्वेयर। तो F1 क्या होगा कि 9 इंटू 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई Q3 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम्स है, और Q1 जो है वो 2 माइक्रो कूलम्स है, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम्स। तो ये इनका प्रोडक्ट है, हम डिवाइड करेंगे R के साथ। तो R क्या है? 10 टू पावर माइनस 12 का, सॉरी, चूंकि 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 मीटर होगा और उसका स्क्वायर लेंगे। ये बनता है F1 इज इक्वल टू 7200 10 टू पावर, अभी इसमें -3 मौजूद है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन हम स्किप कर रहे हैं ताकि जल्दी से हम प्रॉब्लम्स पूरे कर लें कम से कम टाइम में।
तो ये इसका जो आंसर आता है 7.2 न्यूटन। F1 का आंसर ये आ गया हमारे पास। अभी हम F2 फाइंड करेंगे। F2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁻6। तो F2 हमारे पास जो आएगा, F2 की वैल्यू आएगी हाँ नीचे ये 0.1 का स्क्वेयर होगा, क्योंकि यहाँ भी डिस्टेंस 10 मीटर सॉरी 10 सेंटीमीटर है। तो F2 जो होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका आ जाता है 10800 इंटू 10⁻³ और -3 को हटा दें तो 10.8 न्यूटन्स इसका आंसर है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हम इसको सॉल्व करेंगे। Fx बराबर होगा F1 cos θ1 cos थीटा, ये cos 60 लिख लेते हैं यहाँ पे क्योंकि 60 है, प्लस F2 cos 60 डिग्री। यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। F1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7.2 और cos 60 की 0.5 है। 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 ये प्लस का है और यहाँ पे है 10.8 इंटू 0.5। तो Fx हमारे पास जो है वो आएगी 3.6 और 5.4, इनका हाफ हो जाएगा 3.6 प्लस 5.4। तो Fx हमारे पास जो रिजल्टेंट जो फोर्स है उसका x कंपोनेंट जो हमारे पास सॉल्व हो रहा है वो है 9 न्यूटन्स। अब हम फाइंड करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट Fy। Fy इज इक्वल टू F1 sin θ1 होगा, ये sin 60 डिग्री प्लस F2 sin 60 डिग्री। Fy इज इक्वल टू F1 हमारे पास है 7.2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है 0.866 प्लस 10.8 F2 की वैल्यू है और साइन 60 की वैल्यू है 0.866। तो Fy आपके पास बनेगा, ये होगा 6.2 प्लस 9.4, 6.2 प्लस 9.4। तो ये बनता है Fy इज इक्वल टू ये होगा 15.6 न्यूटन्स। तो Fy कंपोनेंट जो Fy है रिजल्टेंट का y कंपोनेंट वो हमारे पास आ गया 15.6। तो अभी मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड F किसके बराबर होगी, Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 15.6 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो F फोर्स आपके पास जो नेट बन रही है वो यूं बन रही है, ये होगा 81 प्लस 243.36। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे और उसके रूट से निकालेंगे तो ये 18 बनता है। 18.00 कुछ वैल्यू आती है, लेकिन इसको 0 तक रहे यहीं रहने देते हैं। तो ये नेट फोर्स बन रही है 18 न्यूटन्स। अच्छा, इसकी वजह ये नेट फोर्स जो है दोनों फोर्सेस से ज़्यादा क्यों हो रही है,
हमारे पास F1 जो है 7.2 आई थी और F2 10.8, लेकिन ये दोनों चूंकि सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये चार्ज भी इसको ऊपर की तरफ रिपेल कर रहा है, तो ये भी ऊपर की तरफ, तो दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगी। यहाँ एक चीज़ यहाँ बताते चलें कि बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, -3 माइक्रोकूलम, लेकिन आंसर जो है वो 18 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, सॉरी 18 न्यूटन दिया हुआ है। तो 18 न्यूटन तभी आता है कि जब इसको हम प्लस कर दें, तो इसलिए हमें इसको प्लस कर दिया है। अगर हम इसको अगर हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने की सूरत में ये फोर्स, इस फोर्स की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी। ये माइनस होगा तो इसको खींचेगा, जब ये नीचे की तरफ खींचेगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसमें से माइनस हो जाएगा और तकरीबन ये हाफ रह जाएगी। 18 माइक्रोकूलम है तो इसका आंसर फिर 18 न्यूटन अभी आंसर आ रहा है, तो उस सूरत में 9 न्यूटन आएगा। बहरहाल हमने इसको यहाँ तक सॉल्व किया है। इसका एंगल भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इसका एंगल पूछा हुआ नहीं, तो इसलिए हम इसको यहीं तक रखते हैं। तो ये हमारा आंसर है प्रॉब्लम नंबर 11.2 का। तो मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11.3 की तरफ। Problem number 11.3. A charge Q is placed at the center of line joining the two charges, each of magnitude Q. Prove that the system of three charges will be in equilibrium if Q is equal to minus Q14. प्रॉब्लम नंबर 3 में ये दिया हुआ है कि एक चार्ज Q है, स्मॉल q, और वो डिस्टेंस r, उससे डिस्टेंस r पे एक Q चार्ज रखा हुआ है और इसी तरह दूसरी साइड पे भी उतना ही डिस्टेंस पर उतना ही चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है। दोनों चार्जेस एक दूसरे के बराबर हैं और इसके दोनों तरफ इस तरह से रखे हुए हैं। ये भी डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस r है। तो ये पूरा जो डिस्टेंस बनता है Q और Q दोनों सिमिलर चार्जेस के बीच में, ये 2r बनता है। कहा हुआ ये कि ये सिस्टम जो है थ्री चार्जेस का, ये सिस्टम उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा जब ये सेंटर वाला चार्ज है ये आउटर चार्ज के फोर्थ टाइम होगा और अपोजिट होगा, यानी -Q/4। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस डेटा लिख देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q इज r। इस तरह डिस्टेंस बिटवीन Q एंड Q, यानी दोनों जो बड़े चार्ज हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2r है। तो प्रूव क्या करना है? टू प्रूव Q इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q/4। ये चार्ज इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम ऑफ चार्ज जो है इक्विलिब्रियम पर होगा जब Q -Q/4 के बराबर होगा। तो अभी हम देखते हैं कि कूलम्स लॉ में इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इक्विलिब्रियम कब बनता है? जब F कैपिटल Q स्मॉल q प्लस F कैपिटल Q दोनों का सम 0 हो जाए। तो F कैपिटल Q स्मॉल q क्या होगा? Q/r स्क्वेयर प्लस, और कैपिटल Q क्या होगा? Q स्क्वेयर। Q है, दोनों एक जैसे हैं तो इसलिए ये होगा 2r का स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा Q/r स्क्वेयर प्लस Q का स्क्वेयर अपॉन 4r का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? एक कैपिटल Q, K और r स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं। K
कैपिटल Q अपान आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा Q प्लस Q अपान 4 इक्वल टू 0। यहीं पे सॉल्व करते हैं, जगह काफ़ी है। तो ये होगा ये प्रोडक्ट है तो हम दूसरी तरफ अगर लेकर जाएंगे इसको तो ये इसके ऊपर डिवाइड हो जाएगा, तो ये सारे का सारा एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास बचेगा Q प्लस Q अपान 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस Q अपान 4। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर सपोज करें तीनों चार्जेस का जो सिस्टम बन रहा है, तो ये तभी मुमकिन है कि जब स्मॉल q इक्वल हो माइनस Q अपान 4 के। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर Problem 4. Two equal and opposite charges of magnitude 2 into 10 to the power minus 7 coulombs are placed 15 centimeter apart. What is the magnitude and direction of electric field intensity at midway between the charges? What force would act on a proton placed there? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल है और इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल की सेपरेशन जो दी हुई है ये 15 सेंटीमीटर है, यानी 0.15 मीटर्स टोटल है। तो ये पॉइंट हम सपोज करते हैं जो बिल्कुल इसके सेंटर में है, और हम वैसे ये पूरी लाइन पे कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम ही आएगी जहाँ भी हम मूव करें, लेकिन हम यही पॉइंट हम सपोज करते हैं। तो यहाँ से इस तरफ का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 0.075 मीटर्स, और इस तरफ वाला भी 0.075 होगा, 0.075 मीटर्स ये वाला डिस्टेंस भी आ जाएगा। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे फाइंड करनी है। तो Q चार्ज हमें गिवन है, चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है, दोनों चार्जेस इक्वल हैं और 2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम से चार्ज क्या है Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम्स, ये गिवन है। लेकिन ये एक चार्ज Q है, दूसरा माइनस Q है, तो हम चार्ज माइनस Q, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों अपोजिट चार्ज होंगे, डिस्टेंस d के साथ सेपरेटेड होंगे, तो हम पहले पढ़ चुके हैं। 2 इंटू माइनस का होगा यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 7 कूलम्स। तो डिस्टेंस यहाँ पे है r, अगर हम कहें कि ये वाला डिस्टेंस r है तो ये r होगा 0.075 मीटर्स होगा। चार्जेस की सेपरेशन जो होगी वो d है। इलेक्ट्रिक डायपोल की जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है d, डायपोल में इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है उसमें दो चार्जेस की, अपोजिट चार्जेस की सेपरेशन को d से ही डिनोट करते हैं, तो इसलिए हम इसको d ही लिख रहे हैं। 0.15 मीटर होगा ये, 0.15 मीटर टोटल डिस्टेंस, ये जो हमने लिखा है ये d के लाएगा, लेकिन ये r होगा, ये भी r होगा। अगर हमारे पास ये चार्ज प्लस का हो और ये वाला चार्ज माइनस का हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इस चार्ज की वजह से डायरेक्शन यूं है, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यूं होगी। अगर हम यहाँ पे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये चार्ज इसको जितनी फोर्स से ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज को इस तरफ प्रेस करेगा, इतनी ही फोर्स से ये चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, तो टोटल फोर्स दोनों की ऐड हो जाएगी। आखिर में क्वेश्चन भी है कि यहाँ पे अगर प्रोटॉन रख दिया जाए तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, हमने वो भी फाइंड करना है। एफ पी हमने एंड पे फाइंड करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट हमने फाइंड करनी है एट पी, डायपोल के सेंटर में। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस चार्ज प्लस चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस का चार्ज जो आ रहा है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐड हो जाएगी। माइनस का साइन इसके ऊपर कोई फर्क नहीं करेगा क्योंकि दोनों की एक ही डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। तो बड़ा इजी सा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम सॉल्व कर रहे हैं। प्लस क्यू की वजह से क्या आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर और इसी तरह ई प्लस का जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, दोनों सेम होंगी। माइनस हम नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमें पता है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे को, यहाँ पे चार्ज को एक ही डायरेक्शन में दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगी, सिंपली ऐड हो जाएंगी, माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मुश्किल में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है इस वजह से। इसलिए ई नेट जो हम लिखेंगे, ई नेट होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। सिंपल आपके पास जो आएगा ई नेट वो होगा 2k क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। देखें, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहेंगे तो वो डबल होगी, हमेशा डबल होगी। तो ये पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन के ऊपर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो डबल हो जाएगी। एक चार्ज की वजह से जो आ रही है दोनों की वजह से उसका डबल होगी। ये हमने कहाँ पे लिखा था? ये इधर, सॉरी, हम फर्स्ट न्यूमेरिकल पे चले गए। तो ये पूरी लाइन है, इसके ऊपर कहीं भी मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक चार्ज की हम फाइंड करेंगे तो उसका डबल कर देंगे, दोनों की हो जाएगी। यानी ये पुश पुल वाला कंसेप्ट है कि एक चार्ज पुश कर रहा है दूसरा पुल कर रहा है, तो पुश और पुल दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब हम इसके अंदर पुट करते हैं वैल्यूज। ई नेट हमारे पास आ जाएगी, ई नेट होगी 2 × 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई क्यू जो है हमारे पास 2 × 10⁻⁻7 और डिवाइडेड बाई 0.075 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये इसका डबल हो गया। ई नेट इज इक्वल टू, ये आता है 6400 इंटू 10⁻², 6400 इंटू 10⁻²। तो इसको हम 10⁻6 कर लेते हैं, ये पॉइंट को इस तरफ चला देते हैं तो ये 0.64 इंटू 10⁻, यहाँ पे हो गया 6। तो ये न्यूटन पर कूलम हो गया। 0.64 इंटू 10⁻6 न्यूटन्स पर कूलम हो गया। अब अगर जो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से इसके सेंटर में अगर एक प्रोटॉन रख दिया जाए तो उस प्रोटॉन के ऊपर क्या फोर्स लगेगी? एफ अपॉन ई। चूंकि प्रोटॉन का चार्ज ई होता है तो एफ अपॉन ई इज इक्वल टू क्या होगा? ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने एफ फाइंड करना है तो एफ इज इक्वल टू ई हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास 0.64 10⁻6 और आ गई है, और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स। तो फोर्स की क्या वैल्यू आएगी? 1.024
1.024 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर है। फोर्स प्रोटॉन के ऊपर जो लगेगी F इज इक्वल टू 1.024 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन्स लगेगी। एक और क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ऑफ द D1, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ये फाइंड करनी थी। डायरेक्शन ए बी के, या अगर ये पॉइंट ए हो ये बी हो तो डायरेक्शन ए बी के अलोंग ही होगी, लीनियर है तो सेंटर में रखा हुआ है तो सीधी ही होगी, ए बी के अलोंग ही होगी। तो इसका यही सिंपल आंसर बनता है, अलोंग ए बी आप लिखते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए ये 4 प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।